नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ प्लस में और मैं हूं आपके साथ नेहा। कोरोना संक्रमण से ठीक होने के बाद भी फेफड़ों पर इसका असर लंबे समय तक दिखाई दे रहा है। नेगेटिव हुए मरीजों को सांस लेने में परेशानी, बहुत ज्यादा थकान, ऑक्सीजन सैचुरेशन में सुधार ना होना, बार बार सांस चढ़ना, सूखी खांसी होते रहने जैसी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। यही नहीं, कई मरीजों को तो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। इसके अलावा भी पोस्ट कोविड के बहुत से कारण और लक्षण हैं जिस कारण लोगों को कई परेशानियां हो रही है। क्या है पोस्ट कोविड सिंड्रोम, इससे कैसे निपटा जाए, आज कार्यक्रम में हम इस पर ही बातचीत करेंगे। और इसी पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ 3 गेस्ट स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपका परिचय हम करवा देते हैं। डॉक्टर विवेक राजौरिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर शिवानी चतुर्वेदी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है और डॉक्टर अभिजीत देशमुख जी भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। आप तीनों का स्वागत है। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं डॉक्टर अभिजीत देशमुख जी, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। सबसे पहले यही समझने की हम कोशिश करते हैं कि आखिर ये पोस्ट कोविड सिंड्रोम है क्या, और क्या कुछ इसके लक्षण हो सकते हैं, कितनी परेशानी मरीजों को हो सकती है। पोस्ट कोविड जो सिंड्रोम आप कह रहे हैं, 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक तो शारीरिक तौर पर और एक मानसिक तौर पर। शारीरिक तौर पर जो है, जो फेफड़ों में ज्यादा इन्फेक्शन हुआ है और भी कोई अंगों में इन्फेक्शन हुआ था जो इन्वॉल्व हुए थे, उसका जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट है उसको वो कैसे बिहेव करता है और उसको डॉक्टर्स कैसे ट्रीट करते हैं, ये एक है। और दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण जो हम बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, वो मानसिक तौर पर जो कोरोना से ग्रसित व्यक्ति था या उसका परिवार था, उसके ऊपर जो मानसिक जो डिप्रेशन है जिससे वो गुजर रहा है, आर्थिक दृष्टि से भी टूट गया है, कई लोगों के परिवार खत्म हो गए हैं। तो ऐसे स्थिति में जो डिप्रेशन के स्टेज में है, उसको कैसे डील करना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरी तरफ जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स भी एक ह्यूमन बीइंग होते हैं, उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी में कई लोगों को बचाया है। पर इस बार जब कोरोना आया तो कोरोना ऐसी बीमारी थी जिसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है ये किसी को नहीं पता था। और ऐसे में उनकी पूरी मेहनत करने के बाद भी मरीज की मौत हो रही थी। तो ऐसे में डॉक्टर्स का भी मनोबल टूट रहा था, डिप्रेशन में जा रहे थे, रात दिन काम कर रहे थे, अपने परिवार से दूर थे। तो ये मानसिक तौर पर जो इफेक्ट आया है, इनको हम कैसे डील करने वाले हैं, इसको डील करना बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। रुक करते हैं डॉक्टर विवेक सर, आपसे पूछना चाहेंगे, जिस तरीके से सर ने बताया कि कितनी सारी समस्याएं हमने देखी, डॉक्टरों का भी मनोबल टूट रहा था, ऐसे कंडीशन हमारे सामने थी, लेकिन फिर भी हम लोगों ने हिम्मत से काम किया। और डॉक्टर्स की अगर हम बात करें तो डॉक्टर्स को तो हम भी सैल्यूट करते हैं कि किस तरीके से उन्होंने पूरे समय अपनी परवाह किए बिना, अपने परिवार की परवाह करे बिना मरीजों की सेवा की है, उनको किस तरीके से स्वस्थ रखना है। क्योंकि कंडीशन जो थी वो भी हमने अस्पतालों की देखी, बहुत कंडीशन जो थी बहुत गंदी थी। कैसे इससे उबरा जाए ना गवर्नमेंट को पता था, ना आम इंसान को पता था, लेकिन फिर भी सबने मनोबल अपना रखा और हिम्मत से काम लिया। तभी हम देख रहे हैं कि जो कंडीशन थी, जो स्थिति थी उस वक्त की, उससे हम निजात पा चुके हैं। लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि पोस्ट कोविड के जो लक्षण हैं वो लोगों में दिखने को मिल रहे हैं। कई ऐसे हैं जिन्हें तरह तरह की परेशानियां अभी हो रही है। क्या वो परेशानियां होती है और कौन कौन से हमारे ऑर्गन्स होते हैं, अंग होते हैं जिस पर इसका असर जो है लंबे समय तक देखने को मिलेगा। धन्यवाद। सबसे पहले तो आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया बात करने के लिए, ताकि मैं इस मुद्दे पे थोड़ा गहराई से बात कर पाऊँ। दिक्कत इस बीमारी के साथ ये है कि क्योंकि इसमें जो आइसोलेशन पीरियड और जो एक्टिव बीमारी का फेज़ रहता है वो शुरू के 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन का रहता है, लेकिन उसके बाद जो पीरियड चालू होता है जिसको हम पोस्ट कोविड पीरियड बोलते हैं, उसमें हमारे शरीर को रिकवर होने में कुछ समय लगता है। जो कोविड के एक्टिव फेज़ के समय में जो शरीर को डैमेज होता है वो रिकवरी करने में अपना कुछ समय लेता है। उस डैमेज में जिस भी अंग को उसने डैमेज किया है, खून गाढ़ा होने की वजह से जिन भी अंग्स में क्लॉट्स बने हैं, वो ऑर्गन ठीक होने में थोड़ा समय लेते हैं। तो अगर हम एक एक ऑर्गन को पकड़ें तो कोविड ने किसी भी ऑर्गन को छोड़ा नहीं है, हर ऑर्गन पे कुछ ना कुछ असर ये डालता है। खास तौर से मॉडरेट और सीवियर सिक पेशेंट जो रहते हैं वो, इनका कुछ ना कुछ असर हर अंग पे पड़ता है, जो कुछ समय के साथ धीरे धीरे ठीक हो जाता है। ब्रेन की अगर हम बात करें तो लोगों को, जैसा सर ने बताया, डिप्रेशन एक बहुत कॉमन सिम्टम था जो लोगों को रहा, एंजाइटी उससे भी बड़ा सिम्टम था। लोग
दिन भर नेगेटिविटी की न्यूज़ पढ़ते थे या देखते थे, व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स, ये देख देख करके एंजाइटी काफ़ी ज़्यादा हुई। उस एंजाइटी की वजह से ब्लड प्रेशर और शुगर का और बढ़ना, ये भी एक कॉमन सिम्टम निकल करके आया। अगर उन्होंने किसी का सिम्टम सुन लिया कि साहब उसको फंगल हो गया है, तो उनको भी ऐसा लगता था कि हमारे अंदर भी कहीं फंगल तो नहीं हो गया है। दे यूज टू रन अवे एक ओपीडी से दूसरी ओपीडी के, साहब हमें कहीं फंगस तो नहीं होगी, हमें ये हो रहा है, हमें वो हो रहा है। तो इस तरीके से एंजाइटी भी काफ़ी कॉमन सिम्टम रहा। इसके अलावा अगर हम दूसरे ऑर्गन की बात करें, हार्ट की बात करें, पोस्ट कोविड में हार्ट अटैक यंग एज में बढ़ गए हैं। कहीं ना कहीं इसके पीछे कोविड की वजह से खून का गाढ़ा होना माना जा रहा है। इसके अलावा डॉक्टर अभिजीत सर भी शायद देखे होंगे उन्होंने कि पोस्ट कोविड में सर्जिकल केसेस भी, पेट के, आंतों के सर्जिकल केसेस भी काफ़ी बढ़ गए हैं। आंतों का इन्फेक्शन बढ़ गया है, आंतों की क्लॉटिंग बढ़ने की वजह से इन्फेक्शन बढ़ गए हैं। इसके अलावा फेफड़ा तो हम सभी जानते हैं कि फेफड़ा क्योंकि इन्वॉल्व होता है, और अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों को पूरे तरीके से ठीक ना होने की वजह से लंबे समय तक सांस में तकलीफ रहना, थोड़ा भी काम करने पर सांस फूल जाना, ये समस्या होती है। किडनी और लीवर अगर पहले से कमज़ोर हैं तो उनका भी और वीक हो जाना, ये कुछ सिम्टम्स हम लोगों को मिले। इसके अलावा क्योंकि शरीर की इम्यूनिटी थोड़ी लो हो जाती है, तो सेकेंडरी इन्फेक्शन, बार बार यूरिन इन्फेक्शन होना, बार बार पेट का इन्फेक्शन होना, शरीर पे मुहासे हो जाना, काफ़ी ज़्यादा फुंसियाँ हो जाना, शरीर स्किन के इन्फेक्शन होना, ये सब सिम्टम्स हमने पोस्ट कोविड में काफ़ी देखे हैं। इसमें अगर मैं मेजर बल्क की बात करूं तो सबसे ज़्यादा हमें लगता है एंजाइटी के पेशेंट सबसे ज़्यादा देखे होंगे। जैसा अभिजीत सर ने बोला कि मेंटली भी पेशेंट्स काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हुए थे, तो उनको बीमारी से ठीक होने के बाद भी एंजाइटी काफ़ी ज़्यादा रहती थी, और उसकी वजह से वो परेशान भी रहते थे। नींद ना होना, ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट होना, हार्ट रेट बढ़ा हुआ रहना, ये सब सिम्टम काफ़ी कॉमनली हमें मिले। बिल्कुल। डॉक्टर शिवानी, आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से सर ने भी बताया अभी कि क्या क्या परेशानियां हो रही थी, किन किन अंगों पर इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा था, और अभी भी लोग हैं जिन्हें कोविड हुआ है उसके बाद भी वो इन समस्याओं से जूझ रहे हैं। अगर समस्या उनके पास है तो किस तरीके से उसका समाधान हम कर सकते हैं? अगर फेफड़ों में अगर हमें परेशानी है, और भी कई तरीके की अगर परेशानी हमें हो रही है, जैसे सर ने बताया कि अलग अलग ऑर्गन्स पर अलग अलग इसका असर हो सकता है, कई को कई तरह की परेशानियाँ हो रही है, इसके बाद कैसे हम इसका समाधान कर सकते हैं? क्योंकि घबराहट जो है वो हर एक में अभी भी देखने को मिल रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि संभावित तीसरी लहर भी हमारे सामने हो सकती है। धन्यवाद स्टूडियो में बुलाने के लिए। बाकी जैसा कि सर ने भी बताया कि कोविड जो है एक मल्टी सिस्टम डिजीज़ है, ये शरीर के सारे अंगों पर असर डालती है, ब्रेन से लेकर के हार्ट, लंग्स, कभी कभी किडनी, आंतों में, शरीर के किसी भी अंग पर असर डाल सकती है। एक्टिव फेज की बीमारी निकल जाने के बाद की जो स्टेज है उसमें मेनली जो सबसे कॉमन कंप्लेंट जो आती है, एक तो वो ये आती है कि जनरलाइज्ड वीकनेस जो है, मतलब पेशेंट को जो उनका एक्सरसाइज कैपेसिटी बोल सकते हैं वो बहुत कम हो जाता है। थोड़ा सा भी चलने फिरने पर थकान हो जाना, वीकनेस बहुत ज़्यादा महसूस होना, थकान बहुत ज़्यादा महसूस होना, ये सारी कॉमन कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा रह सकती हैं। तो इन सब से निपटने के लिए सबसे ज़रूरी तो ये है कि चीज़ों को समझा जाए, पहचाना जाए कि क्या क्या परेशानियां आ सकती हैं, उनके लिए डॉक्टर्स की सलाह ली जाए। कॉमन कंप्लेंट्स यही हैं, जो जनरली क्या होता है कि बीमारी जो होती है एक्टिव फेज में बहुत हाइपर मेटाबॉलिक स्टेट होती है, मतलब कि शरीर में एनर्जी का कंजम्पशन ज़्यादा होता है और प्रोडक्शन उतना होता नहीं। तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट तो होता है न्यूट्रिशन अगर हम प्रॉपर मेंटेन करके रखते हैं, दवाइयों के थ्रू भी, सप्लीमेंट्स जो होते हैं उनके थ्रू भी, और जो अपना डाइट है उसके थ्रू, तो इन सब के साथ अगर हम इनको प्रॉपरली मैनेज करते रहें तो चीज़ें ओवरकम की जा सकती है। दूसरा चीज़ होती है प्रॉपर एक्सरसाइज, क्योंकि एक्सरसाइज जो है अगर हम करते रहेंगे तो धीरे धीरे जो मसल्स है, हमारी बॉडी है, वो नॉर्मल सी की तरफ ट्रेन होने लगती है। ऑल्दो एक्सरसाइज ग्रेडेड एडवाइस की जाती है कि धीरे धीरे जैसे हमारी बॉडी में ताकत आती चली जाए उस तरीके से उसको ग्रेजुअली बढ़ाना रहता है। तीसरी चीज़ रहती है जो कॉमन कंप्लेंट्स रहती है, उनके लिए आप अपने डॉक्टर को असिस्ट करें, उनको मिलें और उनके सलाह मानें।
मैम एक और प्रश्न आपसे था, जिस तरीके से आपने अभी डाइट की बात की और योगा एक्सरसाइज की बात की कि ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कुछ ऐसे योगा आप जो हमारे दर्शकों को बताएं जो आप अगर स्वस्थ हैं तो भी आप कर सकते हैं, अगर आप कोविड से जूझ चुके हैं या फिर कोई और भी समस्या, कोई और भी अगर बीमारी आपसे है तो वो आप रेगुलर करके बहुत हद तक बीमारियों से बच सकते हैं? जी, सबसे इम्पॉर्टेंट जैसे कि कोविड के बाद लंग्स पर असर बहुत ज़्यादा होता है और जिसका हमारे मतलब एक्सरसाइज कैपेसिटी पर थकान वगैरह, कई बार जो फेफड़ों की सिकुड़न है उसके कारण भी बहुत जल्दी थकान आना स्टार्ट होती है। तो उसके लिए सबसे अच्छी 2-3 चीज़ें हैं। एक तो प्राणायाम जो है नॉर्मल हेल्दी लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है, प्लस पोस्ट कोविड में भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये हमारी लंग्स की कैपेसिटी धीरे धीरे इम्प्रूव करते हैं। प्राणायाम किया जा सकता है, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जो होती हैं वो की जा सकती हैं। स्पायरोमेट्री एक वही डीप ब्रीदिंग का ही फॉर्मेट है समझ लीजिए, जिसमें आप अपने लंग्स को ट्रेन करते हैं गहरी सांस लेने के लिए, रोकने और छोड़ने के लिए, जिससे कैपेसिटी बढ़ती चली जाती है। ये सारी चीज़ें परफॉर्म की जा सकती हैं। बहुत अच्छी बात है कि आप अगर घर में हैं, अगर आपको कुछ भी अगर आपको लग रहा है तो सबसे पहले तो आपको डॉक्टर से मिलना है, उनसे परामर्श लेना है। इसके अलावा भी अगर आपको स्वस्थ रहना है तो छोटे छोटे जो योगा है आप अपने डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं और बहुत हद तक सिर्फ कोविड ही नहीं, बहुत सारी बीमारियों से आप इससे बच सकते हैं, क्योंकि अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो ही आप अपने काम बखूबी कर सकते हैं। डॉक्टर अभिजीत, आपका रुख करना चाहेंगे, जैसे पोस्ट कोविड के बाद हमने देखा कि ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, ये तमाम तरह की बातें सामने आई, कई मरीज हमने देखे, सर्जरी तक हुई, उसके बाद रिकवरी भी बहुत कम लोगों की हो पाई और कुछ लोगों की डेथ हो गई, तो इसकी क्या वजह है? जी, इसकी वजह मुझे लगता है कि जो मेडिकल स्पेशलिस्ट है वो ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। फिर भी मैं इसको सोशल एस्पेक्ट के थ्रू अगर कहूँगा तो कई लोग को पता भी नहीं था कि ये जो इन्फेक्शन है ब्लैक फंगस के कारण हो रहा है, या कहीं ना कहीं वो टालते रहे कि डॉक्टर के पास जाने में, और वो देरी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट में फेलियर हुआ है और उसके कारण डेथ हुई है। ठीक है, ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया और इस वजह से ही देरी हो पाई है। डॉक्टर विवेक, आपसे भी यही बात पूछना चाहूंगी, यही प्रश्न है कि जो ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस हमने देखा पिछले कुछ समय से लोग इससे जूझते रहे हैं, क्या ये दोनों के अलावा भी कोई और अब बीमारी ऐसी हो सकती है जो पोस्ट कोविड के बाद देखने को मिलेगी? क्योंकि ब्लैक फंगस का असर हमने देखा स्किन पर पड़ा, आंखों पर पड़ा, बहुत सारे ऑर्गन्स पर पड़ा, सर्जरी भी हुई, लेकिन समाधान जो है वो सामने नहीं आ पाया। मैम, जैसा मैंने अभी बताया था कि कोविड के बाद हमारी शरीर की लड़ने की क्षमता कम रहती है, बिल्कुल, जिसको नॉर्मल होने में 2.5 से 3 महीने का वक्त लगता है। ओपीडी में आए हुए सभी मरीजों को हमने यही सलाह दी थी कि आप बाहर आना जाना अवॉइड करें, अपने घर में आप जहाँ रहते हैं उस एनवायरनमेंट को क्लीन रखें, बाहर का खाना पीना भी अवॉइड करें, क्योंकि छोटा सा इन्फेक्शन जब आपकी बॉडी नॉर्मल रहती है वो उतना हावी नहीं होगा, लेकिन पोस्ट कोविड में अगर वही कोई छोटा इन्फेक्शन भी होता है तो आपकी बॉडी उसको लड़ने की क्षमता इतनी नहीं रहती है कि अच्छे से टॉलरेट कर पाए और वो सीवियर डिजीज़ बना सकता है। तो ऐसा नहीं कि फंगस या बैक्टीरिया, अगर हमारी शरीर की लड़ने की क्षमता कोविड ने कम कर दी है तो कोई भी फंगस, कोई भी बैक्टीरिया ग्रो कर सकते हैं जो नॉर्मली एक स्वस्थ आदमी के ऊपर अटैक नहीं करते हैं। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि कोविड होने के बाद अगर आप मॉडरेट या सीवियर इलनेस से निकले हैं तो हमारी जो दिनचर्या है उसको बिल्कुल बैलेंस्ड रखें, चाहे वो खाने पीने की बात हो, चाहे हमारी शुगर की बात हो, हमारे बीपी की बात हो, योगा प्राणायाम की बात हो, तो एक बैलेंस डाइट, एक बैलेंस लाइफस्टाइल अगर हम रखेंगे तो इन चीज़ों को हम काफ़ी हद तक बचा सकते हैं, रोक सकते हैं। और दूसरा एक जो इम्पोर्टेंट बात जो अभिजीत सर ने भी बोला कि लक्षण होने पर उसको व्हाट्सएप के थ्रू या कहीं सुनी बातों के थ्रू ठीक करने से अच्छा है कि आप स्पेशलिस्ट की हेल्प लें। जितनी जल्दी वो डायग्नोज होंगी, ट्रीट होंगी, उसको उतनी जल्दी रोका जा सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि पिछले कुछ समय से हमने देखा कि फॉरवर्डेड मैसेज की तो बाहर लग चुकी थी। क्या हो रहा है, थोड़ा सा हमें छींक आती है, जुकाम होता है तो हमने समझा कि कोविड है, कोरोना है, हमने टेस्ट कराया, रिपोर्ट चाहे जो हो, लेकिन एक जो वहम था वो दिलो दिमाग में इस तरीके से हावी था कि जो जिन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जिन्हें नॉर्मल वायरल था, वो भी एडमिट थे अस्पतालों में। यही वजह है कि कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो बिगड़ती हुई नजर आई। डॉक्टर अभिजीत, आपसे यही प्रश्न यही करना चाहूंगी कि जिस तरीके से दूसरी लहर हमने देखी, अभी डेल्टा प्लस वेरिएंट की बात चल रही है कि डेल्टा प्लस भी हमारे सामने है और वो और ज्यादा खतरनाक हो सकता है। साथ ही साथ तीसरी लहर, जिस तरीके से अस्पतालों में व्यवस्थाएं की जा रही है, कहा जा रहा है कि तीसरी लहर भी हमारे सामने है, सरकार भी अलर्ट है। इसे लेकर बच्चों की बात कही जा रही है कि इसका असर बच्चों पर होगा। जी,
सबसे पहले मैं बताऊंगा कि लोगों को कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, हमारे बीच में है। कल की अगर डाटा ले तो 5 लाख के करीब मरीज हमारे पूरे देश में अभी भी हैं, और इसलिए हमें डरना है। मतलब हमें इस कोरोना वायरस से अभी भी डर होना चाहिए, घबराए नहीं। और जो भी हम शुरुआत से एहतियात क्या जो बरतने हैं वो जो हम बताते आ रहे हैं कि हाथ साफ रखना है, मास्क पहनना है और डिस्टेंसिंग रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये अभी जारी रखना है। चौथा इसमें जो ऐड हुआ है वो है टीकाकरण। टीकाकरण भी बहुत अब मुझे देखा है कि लोगों में जागरूकता आई है, लोग आगे आकर अपना वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। अभी हमारे पूरे देश में कम से कम 35 करोड़ वैक्सीनेशन लोगों को वैक्सीन लग चुका है। अभी इतने ही और 70 करोड़ के करीब या 80 करोड़ के लोगों को जब वैक्सीन लग जाएगा तो हम बोल सकते हैं कि हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी। इसका मतलब कि अगर वायरस हमारे बॉडी पे अटैक करता है तो हमारी बॉडी पूरा जो है लड़ने को तैयार है, तो उसका इफेक्ट कम हो जाता है। तो इस तीसरी लहर डिपेंड करेगी कि हमारे इसमें हम कितना ध्यान देते हैं, जो एहतियात कितना बरतते हैं, साथ साथ हम टीकाकरण कितने तेजी से कितने लोगों में हम कर सकते हैं जल्दी से जल्दी। रही बात बच्चों में, तो अभी सीरो सर्वे हुआ था, स्टडी हुई, तो पाया गया है कि बच्चों में कम से कम अभी वैक्सीन नहीं लगा है, उनको कोई सिम्टम भी नहीं था, पर उनका सीरो सर्वे किया गया तो पाया गया कि कम से कम 50% बच्चे वो उनके एंटीबॉडीज पाई गई। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं उनको इन्फेक्शन हुआ था, पर उनकी इम्यूनिटी ज्यादा अच्छी थी, इसलिए वो लक्षण आए नहीं और इसलिए वो बच पाए। हो सकता है कि उनको वैक्सीन की जरूरत न पड़े। तो ये अभी तो एक विचारणीय वो सब्जेक्ट है, स्टडीज चल रही हैं, आगे देखा जाएगा कि बच्चों को वैक्सीन लगना है या नहीं लगना है। बिल्कुल। डॉक्टर विवेक, आपसे पूछना चाहूंगी कि जिस तरीके से हमने देखा वैक्सीनेशन को लेकर लोगों के दिलो दिमाग में तरह तरह का भ्रम था, कुछ केस हमने देखे हैं, नेगेटिव भी हमारे सामने आए थे, और अभी भी कुछ लोग ऐसे हालांकि जागरूक हुए हैं, बहुत ज्यादा जागरूक हुए हैं, पहुंच रहे हैं, सरकार भी अभियान चला रही है, लोग पहुंच रहे हैं, टीकाकरण करवा रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, गाँव की अगर हम बात करें तो वहाँ लोग अभी भी जागरूक नहीं हो पा रहे हैं, और वजह सिर्फ ये है कि उन्हें लगता है कि वैक्सीन अगर हम लगा लेते हैं तो इसका जो नतीजा होगा, इसका जो रिजल्ट होगा वो हमारे सामने नेगेटिव होगा। जी बिल्कुल, ये समस्या ऐसा नहीं कि हमारे देश में, ये विश्वव्यापी है। कई देशों में हमने सुना है कि एंटी वैक्सीनेशन ग्रुप बन गए हैं जो नहीं लगवाना चाहते हैं। वहाँ पे भी गवर्नमेंट किसी तरीके से उनको प्रमोट करने के लिए कोशिश कर रही है। तो हमारे यहाँ भी गवर्नमेंट उसमें काफ़ी अच्छा हेल्प कर ही रही है, और मैं इसमें श्योर हूँ कि हम फिर भी दूसरी कंट्रीज से इसमें ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ एक्सपीरियंस है। अगर हम पास्ट में देखें तो हमने पल्स पोलियो जितना बड़ा अभियान चलाया था, और पोलियो जैसी भयानक बीमारी को भी हमने भगाने में टीके की मदद से ही हम उसको अपने देश से हटा पाए हैं। अदरवाइज कितनी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं जहाँ अभी भी पोलियो मिनिमम मात्रा में अभी भी है। तो क्योंकि हमारे पास एक्सपीरियंस है, वैसा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, धीरे धीरे ही सही, लेकिन हम वैक्सीनेट करने में हम ज़रूर आगे आ जाएंगे। बिल्कुल। डॉक्टर शिवानी, हमने देखा है कि इस कोविड के समय में, कोरोना के समय में बहुत सारे लोगों को स्वास्थ्य की अलग अलग प्रॉब्लम हुई है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें पहले से ही दमा का प्रॉब्लम है, या फिर कुछ ऐसे भी हमारे सामने लोग हैं, अमूमन हम देखते हैं लोगों को होता है ब्रोंकाइटिस का प्रॉब्लम होता है, तरह तरह की दिक्कतें होती है, और ऐसे लोगों को अगर कोविड होता है तो उनके लिए कितना खतरनाक हो सकता है, और जजमेंट है दोनों में अगर हम कर नहीं पाते कि हमें नॉर्मल परेशानी है जो हमें रेगुलर होती है, या फिर ये हमें कोविड की वजह से होती है, कैसे हम इसे अलग कर सकते हैं, पहचान सकते हैं? जी, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम मरीजों को भी आई है। कई बार डॉक्टर्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं, इतना ज़्यादा सिमिलर इनके सिम्टम्स होते हैं दोनों बीमारियों के। जिन पेशेंट्स को अस्थमा पहले से है, उनको बार बार सर्दी जुकाम होने की टेंडेंसी यूजुअली रहती है। तो कोविड के भी लक्षण कई बार वही रहते हैं, कई बार अस्थमा के लक्षण भी वही रहते हैं। बहुत सारे मरीज मेरे पास आए जिन्होंने शुरू में अपने सिम्टम्स को इग्नोर कर दिया कि मुझे तो हर बार सीजन बदलने पर ये परेशानी हो जाती है। तो डिफरेंशिएट कंफर्म कर पाना तो बिना टेस्ट के बहुत मुश्किल है, इसीलिए सबसे अच्छी सलाह तो यही है कि अगर आपको कोई भी किसी भी तरह के सर्दी जुकाम बुखार इस तरीके के लक्षण आते हैं अगर, तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लें, ताकि वो टेस्ट के थ्रू, एग्जामिनेशन के थ्रू चीज़ों को डिफरेंशिएट करके प्रॉपर लाइन ऑफ मैनेजमेंट आपको दे सके।
दूसरा चीज़ जो आप बोल रहे हैं कि ये भी काफ़ी कॉमन है कि जिन पेशेंट्स को अस्थमा या फेफड़ों की कोई बीमारी या पहले से कोई और बीमारी रहती है उनमें कोरोना ज़्यादा सीवियर होने के चांसेस रहते हैं। और उनमें जो कोरोना के लक्षण हैं काफ़ी लंबे समय तक प्रोलॉन्ग भी रह सकते हैं, उसके इफेक्ट काफ़ी लंबे समय तक रह सकते हैं। तो इसलिए इन मरीजों को और ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत है। पहले तुरंत ही लक्षण आने पर डॉक्टर के पास फौरन जाना चाहिए। बिल्कुल, बार बार यही बात कही जा रही है कि अगर आपको कोई भी तकलीफ हो, कोई भी परेशानी हो, कोई भी लक्षण अगर आपको दिखे तो आप डॉक्टर के पास जाए और खुद अपना डॉक्टर ना बने। डॉक्टर अभिजीत, यही बात मैं आपसे भी पूछना चाहती हूँ, क्योंकि हमने देखा है कि हम अपने हिसाब से अपना ट्रीटमेंट करने की कोशिश करते हैं। ये जजमेंट अपने जज हम खुद बन जाते हैं, यही करने की कोशिश करते हैं कि मुझे कोविड है नहीं है। कई बार हमने ऐसी भी स्थितियाँ देखी है कि हमें नॉर्मल सा सर्दी जुकाम हुआ, हम एडमिट हो गए, और यही वजह थी कि जो पिछले समय हमने स्थितियाँ देखी है उसी की वजह से हमें नुकसान भी बहुत ज्यादा हुआ है। ऐसे हमारे दर्शकों को जो अपना इलाज खुद करने में माहिर होते हैं, डॉक्टरों की नहीं सुनते हैं और ना ही ये सोचते हैं कि इसका नतीजा क्या होगा, उनके लिए आपका क्या मैसेज? जी बिल्कुल, आपने बहुत सही कहा है। हमने जब ये दूसरी लहर आई थी तो हमने ये बहुत कॉमनली देखा कि किसी को भी थोड़ा सा बुखार आया तो उसकी जांच किए बिना या किसी डॉक्टर से परामर्श लिए बिना जो व्हाट्सएप पे ट्रीटमेंट चल रहा था उसी को उन्होंने कॉपी कर और अपनी दवाइयाँ लेकर उसको चालू कर दिया। और लोग इसमें भी मतलब बाहर घूमते रहे, बाजार तो बंद थे पर आसपास लोगों के बीच में मिक्स होते थे, ये देखा गया। तो इसके कारण भी कई तो पॉजिटिव भी थे। पॉजिटिव होने के बाद भी लोग अपने अलग अपने लोगों के परिचितों के पास जाते थे, पार्टी करते थे, ये देखा गया। और यही कारण रहा कि कहीं ना कहीं ये इन्फेक्शन और बढ़ता रहा। बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ी चूक थी लोगों की, जो कि नहीं होना चाहिए था। और मैं हमेशा कहता हूं कि चाहे छोटी सी भी कोई अगर सिम्टम आपको लगता है, और खास तौर से जब ये कोरोना काल है, तो इसमें इसको दुर्लक्ष्य न करें, इसको ध्यान दें इस सिम्टम को, और डॉक्टर से परामर्श जरूर लें। बिल्कुल। डॉक्टर विवेक, यही आपसे पूछना चाहेंगे कि जिस तरीके से सर ने भी बताया कि डॉक्टर से ट्रीटमेंट जरूर ले और खुद अपने डॉक्टर ना बने, हम भी बार बार यही कह रहे हैं अपने दर्शकों से भी कि सावधान न्यूज़ भी बार बार यही अपील करता आ रहा है कि गाइडलाइंस का आप जरूर पालन करें, क्योंकि ये छोटी छोटी सी बातें ही है जो आपको बीमारी से बहुत हद तक बचा सकती है। ऐसी कुछ दवाइयाँ जो हम अपने पास रख सके, अगर कुछ भी हमें विपरीत परिस्थितियाँ लगे, हमें थोड़ा बहुत वहम हुआ, एक्सेशन हुआ, बॉडी पेन हुआ, तो हम उसे ले सकते हैं। क्योंकि जो फॉरवर्डेड मैसेज हमने देखिए बहुत सारे, एक पूरा एक डिस्क्रिप्शन होता था जो पूरे व्हाट्सएप और फेसबुक पर चला आया, सोशल मीडिया पर, कि अगर आपको कोविड है तो आप ये ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ और ऐसे मेडिसिन जो हम ले सकते हैं? मेडिसिन में मैम पैरासीटामोल एक ऐसी दवा है जो सेफ रहती है घर पे लेने के लिए। बुखार आने पर, बॉडी एक होने पर हम वो ले सकते हैं। इसके अलावा कोई भी दवा विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के लेना उचित नहीं रहता है। जैसा कि अभी कोविड में भी देखा था कि लोग मल्टी एंटीबायोटिक्स व्हाट्सएप फॉरवर्ड से यूज़ करके डॉक्सी भी ले लिया, आइवरमेक्टिन भी ले लिया, फेबीफ्लू भी ले लिया, ऑगमेंटिन भी ले लिया, तो सभी चारों सारी एंटीबायोटिक्स घर पे ही लेते रह रहे थे, जिस वजह से और ज़्यादा उनको पेट की तकलीफ, गैस होना, उल्टियाँ होना, क्योंकि दवाओं का ही कई बार लोगों ने ओवरडोज कर लिया था। जो दवा 3 दिन लेनी थी वो 7-7, 8-8, 10 दिन लिए जा रहे थे उसको। तो कोई भी ऐसी दवा ना लें जिससे हमें नुकसान हो, फ़ायदा ना हो, बिना डॉक्टरी परामर्श के नहीं लेना है। हाँ, पैरासीटामोल एक ऐसी दवा है जो इमरजेंसी में हम अपने पास रख सकते हैं। बॉडी एक होने पर, हेडेक होने पर, फीवर आने पर तुरंत हम उसको ले सकते हैं। जो दवा है हम उसको दिन में 3 से 4 बार तक ले सकते हैं, 4 से 6 घंटे के अंतराल पर। पानी का इंटेक अच्छा रखें, इलेक्ट्रोलाइट्स लेते रहें, जिससे हमारे शरीर में पानी की कमी ना हो पाए, और जब भी संभव हो तुरंत डॉक्टर को दिखा सकें। बिल्कुल। तो अगर कुछ भी परेशानी अगर होती है तो डॉक्टर से परामर्श जरूर लें और ज़्यादा से ज़्यादा पानी लिए। और जिस तरीके से बात बार बार कही जा रही है कि गाइडलाइंस का पालन करिए, मास्क जरूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, और अगर फिर भी आप डर रहे हैं, वैक्सीन अगर आपने अभी तक नहीं लगाई है तो निसंकोच जाइए और वैक्सीन लगाइए, क्योंकि यही एक समाधान है कोविड से बचने के लिए। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। तो आज का इस कार्यक्रम में इतना ही, अगले सप्ताह फिर मिलेंगे किसी अच्छे विषय के साथ। नमस्कार।